हेलो बच्चों, दिस इज अली हमजा। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। आज हम बात करने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? हमने बहुत सारी टर्म सुनी है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये सारी एनर्जी की टाइप्स हैं, क्या है सारी की सारी। आज हम बात करने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम की एनर्जी का वो वाला पार्ट which is converted into the useful work, जो वर्क के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, that will be called गिब्स फ्री एनर्जी। आइए एक छोटी सी एग्जांपल के साथ सीखते हैं क्या मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का। गिब्स फ्री एनर्जी का क्या मतलब है? मेरे पास एक गाड़ी है और गाड़ी का इंजन हमने स्टार्ट कर दिया है और गाड़ी अभी मूव नहीं कर रही। तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट है तो मतलब गाड़ी के पास इंटरनल एनर्जी है, गाड़ी के इंजन के पास इंटरनल एनर्जी है। अगर वही गाड़ी थोड़ी सी मूव करेगी तो वो वर्क भी करेगी। वही इंटरनल एनर्जी का वो पार्ट जो वर्क में कन्वर्ट होगा, दैट विल बी कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब इंटरनल एनर्जी का वो पार्ट जो वर्क में कन्वर्ट होगा, दैट विल बी कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब सिस्टम की टोटल एनर्जी का वो पार्ट जो वर्क में कन्वर्ट होगा, गिब्स फ्री एनर्जी कहलाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी मोस्टली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी के साथ। बाज बुक्स में कैपिटल एफ के साथ भी लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी के साथ। आगे, गिब्स फ्री एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन वो होता है जो जो डिपेंड करेगा, अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। स्टेट फंक्शन वो होता है जो स्टेट पे डिपेंड करता है। स्टेट का मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट। मतलब आपके सिस्टम के अंदर कुछ इनिशियल स्टेट होगी और कुछ फाइनल स्टेट होगी। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जो चीज डिपेंड करेगी वो स्टेट फंक्शन होगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पाथ पे डिपेंड करती हैं, पाथ मतलब रास्ते पे, तो उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। सो गिब्स फ्री एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं है, ये एक स्टेट फंक्शन है। मतलब हम यहां लिख देते हैं ये एक पाथ फंक्शन नहीं है। गिब्स फ्री एनर्जी इज नॉट ए पाथ फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये स्टेट पे डिपेंड करती है। अब ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द अमाउंट, ये अमाउंट पे डिपेंड करेगी। सो दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और भी होती है, वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। मतलब ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। सो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? ये अमाउंट पे डिपेंड करती है। सो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आगे, गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला ये है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको याद करने का एक तरीका है, इसको मैं जी को बोलता हूं गेट, और एच का मतलब हाई, गेट हाई, और इसका मतलब टेस्ट, और एस का मतलब स्कोर। टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर लेके आना है, टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर लेके आना है। गेट हाई टेस्ट स्कोर, टेस्ट में अच्छा स्कोर लेके आना है। उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के हवाले से। अब डेल्टा जी का मतलब है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज। अब डेल एच का मतलब क्या है? हम डेल एच को बोलते हैं इंथैल्पी में चेंज। मतलब डेल्टा इंथैल्पी में चेंज है। अब टी का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल। और डेल एस का मतलब होता है चेंज इन द इंट्रोपी, इंट्रोपी में चेंज को बोलते हैं डेल एस। सो ये सारी बातें हो गई हमारी गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। गिब्स फ्री एनर्जी हमें करती क्या है? हम गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ क्यों रहे हैं? ये प्रोवाइड करती है बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मतलब एक केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होगा कि नहीं होगा, एक केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली जो इक्वेशन है वो है गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन। गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। कैसे करती है? बाकी हम कोई और तरीका यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, सारी बातें डिटेल के साथ करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं इंथैल्पी के बारे में। इंथैल्पी को कैपिटल एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चों वाली बात है, पहले भी पता है आपको, कैपिटल एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी क्या है? हमारी इंटरनल एनर्जी के अंदर अगर वर्क डन भी ऐड कर दिया जाए, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, उसको बोलेंगे इंथैल्पी। मतलब पूरे सिस्टम की ओवरऑल हीट कंटेंट को इंथैल्पी कहते हैं। सिस्टम की ओवरऑल हीट कंटेंट को बोलते हैं इंथैल्पी। मतलब टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंथैल्पी। पूरे सिस्टम की सारी एनर्जी प्लस वर्क डन ऐड करेंगे तो इंथैल्पी होगा। तो मैं इसको ना शॉर्टकट बोलने लगा हूं। इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। Enthalpy is the sum of internal energy and product of pressure and volume. This is called enthalpy. ये बातें हैं बच्चों वाली जो आपको पहले भी पता है। इंथैल्पी का फार्मूला ये है। स्टार्ट करते हैं इंथैल्पी। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम इंथैल्पी? ये है मेरे पास एक सिस्टम, मैं लिखने लगा दिस इज ए सिस्टम। और सिस्टम का मतलब वो चीज होती है जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। मैं इस चीज को स्टडी कर रहा हूं, मेरे लिए सिस्टम यही होगा। अब इस सिस्टम के अंदर मैंने लिया हुआ है हॉट वाटर। हॉट वाटर, गर्म पानी। आज का पानी वैसे भी गर्म है चूंकि गर्मियां आ चुकी हैं। अब ये हॉट वाटर है। अब हॉट वाटर है, इसको जो ही मैं मतलब लेके आऊंगा, इस सिस्टम को मैंने लाके अपने सराउंडिंग में रख दिया, इन्वायरमेंट में रख दिया। जैसे ही इन्वायरमेंट में रखूंगा तो इसमें से यहां से कुछ बाहर निकलेगी, क्या? हीट। इसमें से कुछ बाहर निकलेगी हीट, इसमें से हीट बाहर निकलेगी। और अगर हीट बाहर निकल रही है तो मतलब मेरा रिएक्शन फिर क्या होगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ कि इसमें से हीट रिलीज करेगी। और अगर किसी सिस्टम में से हीट रिलीज करेगी तो वो सिस्टम क्या होता है? एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। सो अब रिएक्शन कौन सा हुआ है? एक्सोथर्मिक। अच्छा एक बात और भी कर ले, इसमें केमिकल रिएक्शन होगा? डेफिनेटली होगा। मतलब हीट इसमें से बाहर निकल रही है? हाँ जी हो निकल रही है। क्या हम निकाल रहे हैं? नहीं निकाल रहे। कौन निकाल रहा है? खुद ब खुद निकल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो केमिकल रिएक्शन होगा वो होगा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस क्यों हुआ है? क्योंकि इसके अंदर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव किस केस में होती है? ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिएक्शन हमारा क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। हाँ अब हमें समझ आ रही है कि अगर हम बताते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन खुद होगा कि नहीं होगा, उसके होने और ना होने के अंदर हम डेल्टा एच को इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम कह सकते हैं अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। जो मैंने आप लोगों के सामने गुफ्तगू की है वो मुझे इस कॉन्सेप्ट से पता चला, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का एक फॉल्ट भी है। वो फॉल्ट में या प्रॉब्लम जो है वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करता हूं। लेट्स सपोज ये मैंने लिए हैं आइस क्यूब्स, और आइस क्यूब्स ने क्या किया? बाहर से जो ही मैंने इसको फ्रीजर में से निकाल के बाहर रखा तो इन्होंने इन्वायरमेंट में से हीट को अब्सॉर्ब कर लिया, और जब हीट को ऑब्जर्व करेंगे तो ये बाद में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ये सॉलिड था, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पूरे रिएक्शन के अंदर चूंकि हीट ऑब्जर्व हो रही है तो मुझे पता चलेगा डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव होगा, और हीट ऑब्जर्व होना, डेल्टा एच का पॉजिटिव होना, ये इस बात की इंडिकेशन है कि मेरा रिएक्शन है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो एक बात और, चूंकि मेरा केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद हुआ है तो मैं लिखने लगा हूं यहां पे स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। पहले तो हम बात करके आए हैं कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है फिर भी मेरा केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसा क्या है? यही हमारा फॉल्ट है। मतलब हम केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को इंथैल्पी से अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कभी ये कहता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस है, और कभी ये कह रहा है कि डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। इसलिए अब हम इसके ऊपर रहने वाले तो है नहीं। अब किसी और फैक्टर पे चलते हैं जो हमें यह बताए कि हमारा केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब चलते हैं इंट्रोपी पे। इंट्रोपी, इंट्रोपी, इंट्रोपी क्या है? इंट्रोपी, इंट्रोपी द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस इन ए सिस्टम।
किसी सिस्टम में बिगाड़, बिगाड़, आज का सब कुछ बिगड़ा हुआ है, बच्चे भी बिगड़े हुए हैं, हालात भी बिगड़े हुए हैं, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, गर्मी में तो वैसे सब कुछ खराब होता है। अब ये क्या है? इंट्रोपी। इंट्रोपी मैंने आप लोगों के सामने कहा गर्मी में सब कुछ वैसे ही बिगड़ा होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंट्रोपी बढ़ती है, बिगाड़ बढ़ता है। चले वो बात छोड़े, टॉपिक पे चलते हैं। इंट्रोपी को कैपिटल एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात याद कर ले। दूसरी बात, द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस मतलब बेतरतीबी, 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 अगर किसी सिस्टम में बेतरतीबी ज्यादा होगी, बेतरतीबी ज्यादा, डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी तो इंट्रोपी बढ़ेगी यानी पॉजिटिव होगी। अगर डिसऑर्डरनेस कम होगी तो एस की वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव होती है। द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस इन ए सिस्टम इज कॉल्ड इंट्रोपी। किसी सिस्टम में कितना बिगाड़ है, कितना इरेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी, रेगुलरिटी नहीं, इरेगुलरिटी कितनी है वो इंट्रोपी होगा, उसको एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपकी डिसऑर्डरनेस ज्यादा है तो एस की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर कम है तो नेगेटिव है। मिसाल के तौर पे ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर मैंने ना इसमें सेंटर में एक स्लिट लगा दिए, एक सिस्टम लिया, सेंटर में मैंने एक ना पार्टीशन लगा दिए, स्लिट लगा दिए, मैंने यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स लिए हुए। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मोशन मूव कर रहे हैं, उनकी मोशन होगी। फिर मैंने क्या किया, यहां स्लिट को निकाल दिया। जब निकालूंगा तो मेरा सिस्टम हो जाएगा ये वाला। अब ये सिस्टम है, इस सिस्टम को और इस सिस्टम को जरा कंपेयर तो करें, कंपेयर करेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी, और वो बात ये है कि अब इस सिस्टम के अंदर आपके पास वॉल्यूम ज्यादा हो गया है और डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो गई है। इस सिस्टम में डिसऑर्डरनेस कम थी, इस सिस्टम में डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो गई। मैंने कहा था अगर डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी तो एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो इस केस में एस की वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव हुई। तो अब एक बात और, मैंने जब स्लिट निकाली तो मैंने अलग अलग मॉलिक्यूल को अलग अलग नहीं किया, वो खुद हो गए, ये मॉलिक्यूल सारे खुद मूव करके चले गए। तो मतलब इसमें जो रिएक्शन हुआ है वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो मतलब अगर S की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर S की वैल्यू नेगेटिव हुई तो मेरा रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इंट्रोपी की वैल्यू से कुछ समझ आ रही है। अगर इंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर वो नेगेटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये हमें इस कॉन्सेप्ट से समझ आ रही है। लेकिन इसका भी एक फॉल्ट है, ये कहीं पे ये भी ब्लॉक हो जाता है। वो क्या, हम ना कुछ मॉलिक्यूल्स, हम कुछ गैसेस को जब लिक्विफाई करते हैं तो वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। लिक्विफाई करने का मतलब, गैसेस को लिक्विफाई करना मतलब गैसेस के अंदर रैंडमनेस ज्यादा है, इंट्रोपी पॉजिटिव है, और लिक्विड के अंदर इंट्रोपी कम है, तो इंट्रोपी मतलब एस की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू की तरफ आ रहा है और खुद ब खुद आ रहा है, मतलब गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं, गैस खुद ही लिक्विफाई हो रही है, आसानी से हो रही है, तो मतलब इंट्रोपी नेगेटिव है। तो अगर एस की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि हम ना इंट्रोपी को भी कभी भी एग्जैक्ट नहीं मान सकते, हम एक इंट्रोपी पे भी नहीं रह सकते। इंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, और बाज का इंट्रोपी नेगेटिव है तब भी स्पॉन्टेनियस चल रहा है। तो मैंने लिख दिया है सम लार्ज साइज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड इजीली। कुछ बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़ी आसानी से लिक्विफाई हो जाते हैं। गैस में रैंडमनेस ज्यादा होती है, डिसऑर्डरनेस ज्यादा होती है, लिक्विड में रैंडमनेस कम होती है, डिसऑर्डरनेस कम होती है, और इंट्रोपी भी कम होती है, और एस की वैल्यू नेगेटिव होगी। सो हम इसको भी एक स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। अब चलते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जांपल पे सुनिएगा, ये मैंने वही आइस क्यूब्स लिए हैं, यहां से हीट इन्वायरमेंट से आएगी और ये ऑब्जॉर्व कर लेगा। जब ये हीट को ऑब्जॉर्व करेगा ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात और भी याद रखिएगा, ये सारा केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होगा, और इसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। कैसे हुआ है, ये उस वक्त होगा जब आपका सिस्टम का सराउंडिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। सो अगर आपका डेल्टा टी होगा तो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा टी नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। अब कब स्पॉन्टेनियस होगा, टेम्परेचर बढ़ाएं कि कम करें, इस बात का कोई आइडिया नहीं है, इसलिए हम टेम्परेचर के ऊपर भी नहीं रहने वाले। उसके बाद होगा क्या, ये गिब्स बाबा है, और बाबा जी की मैंने तस्वीर, डायग्राम मेरी थोड़ी सी उस तरह की नहीं है, तो मैंने गिब्स बाबा की जितनी जिस तरह की डायग्राम बना सकता था मैंने बना दी। गिब्स बाबा ने क्या किया, उसने कहा कि इंथैल्पी, इंट्रोपी और टेम्परेचर को क्यों ना इकट्ठा कर दिया जाए। उसने इन तीनों को इकट्ठा करके ये हमें फार्मूला दिया। इस फार्मूला को याद करने का तरीका क्या है, गेट हाई टेस्ट स्कोर, गेट हाई टेस्ट स्कोर, गेट हाई टेस्ट स्कोर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फार्मूला याद कर ले। इसने मैं ये वाला फार्मूला दिया,
उसने कहा कि आप इस फार्मूले से बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। कैसे बता सकते हैं? लेट्स सपोज इसमें डेल्टा एच भी है और डेल्टा एस भी है, तो आप इस सारी वैल्यूज को पुट करके देखें। लेट्स सपोज अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होगा? अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा? ये पॉजिटिव तो क्या होगा? ये दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा? अब सारी बातें वन बाय वन करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ केस नंबर 1। हम केस नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। अगर डेल्टा जी के बारे में कर ले, डेल्टा जी इज इक्वल टू, अगर एच की वैल्यू नेगेटिव कर ले, लो ये तो होगा नेगेटिव और ये नेगेटिव हो गया फार्मूले वाला। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव कर ले, ये हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मैथमेटिक्स में नेगेटिव होता है, तो ये तो होगा नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव साइन आ जाए तो आपने मैथ में इनको ना एक नेगेटिव लगाना होगा। ये तो हो गया नेगेटिव, तो आपको समझ आ जानी चाहिए। मैं 3 बातें आपसे पहले कर देता हूं, 3 बातें याद कर ले। वो 3 बातें कौन सी हैं? अगर तो डेल्टा जी इज इक्वल टू आ जाएगा पॉजिटिव, अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू आता नेगेटिव, और इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ये आता है नेगेटिव तो रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस, और अगर ये आता है तो रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर। 3 बातें याद कर ले। इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा टी इज नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा। अब आपके पास डेल्टा जी क्या आ चुका है? नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपका अब होने वाला है। सो इस केस में आपका रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस। आप पूरा लिखिएगा। अब केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 हमारा ये है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो आप केस नंबर 2 पे लिख लें डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, अब हमने निकालना है डेल्टा जी के बारे में, इज इक्वल टू डेल्टा एच हम पॉजिटिव रख लेते हैं, माइनस फार्मूले वाला लगाते हैं, ये हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आंसर आ गया पॉजिटिव। तो मेरा केमिकल रिएक्शन क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। दो केस हो गए। अब थर्ड केस की बात कर लें, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो थर्ड केस में हम कहते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। हम यहां पे कहते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये होगा डेल एच, तो डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव कर लें, ये हो गया पॉजिटिव, तो माइनस फार्मूले का, तो ये होगा डेल्टा टी, ये भी क्या है? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब इन दोनों को मिला के देखें तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बनता है? नेगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अब एक बात याद रखिएगा, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो आपके पास जो डेल्टा जी है तो उसके 2 केस बन सकते हैं। इस केस में डेल्टा जी के 2 केस बन सकते हैं, तो मैं इसको 2 केसेस को अलग अलग कर देता हूं, एक केस यहां पे और एक केस यहां पे। दोनों केस क्या है? पहली बात, हमारा डेल्टा जी या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है या हमारा डेल्टा जी लेस देन 0 हो सकता है। इस केस में 2 केस आएंगे, तो मतलब ये हुआ, एक बात याद रख लीजिएगा, इसमें और इसमें दोनों में ये 2 केस बन जाएंगे। एक डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 और दूसरा डेल्टा जी इज लेस देन 0। अब दोनों केस को मैं अलग अलग करता हूं। लेट्स सपोज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो दिस टर्म इज आल्सो ग्रेटर देन 0। मैं दोबारा बताने लगा हूं, अगर डेल्टा जी 0 से बड़ा होगा तो ये सारी टर्म डेल्टा जी के बराबर है, तो ये सारी टर्म भी 0 के बराबर, 0 से ग्रेटर होगी। सो हम लिखने लगे हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। अगर ये सारा ग्रेटर देन 0 है तो बाकी बचेगा डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। मैंने माइनस वाला था इसको उठा के उधर ले गया, ये बन गया। अब टी की वैल्यू निकाल लो, तो टी इज लेस देन डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। तो ये बन जाएगा आपका एक फार्मूला, और ये वाला फार्मूला कब निकलेगा? जब आपके पास ये वाला केस बनेगा। सेकंड केस की बात कर ले। सेकंड केस में कुछ यूं होने वाला है, इफ आप कह सकते हैं डेल्टा जी इज लेस देन 0, सो उस केस में बनेगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज आल्सो लेस देन 0। सो डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, और टी की वैल्यू निकाल लें। सो
T इज ग्रेटर देन डेल्टा H डिवाइडेड बाय डेल्टा S। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा नया। तो अब इन दोनों फार्मूला में एक बात याद रख ले, इस केस में मैं एक लाइन बोलने लगा हूं और इस केस में भी एक लाइन बोलने लगा हूं। वो लाइन क्या है वो भी जरा सुन ले। दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस बिलो ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये जो एरो शो कर रहा है ये शो करेगा लेस देन को, बिलो को। दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस बिलो ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, इसमें T ग्रेटर है, बड़ा है। दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अबव ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। दो टर्म्स याद कर लें। दिस रिएक्शन अगर तो ये केस होगा, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अबव ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, अगर तो ये केस हुआ दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस बिलो ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये दोनों बातें हैं। अब आपको ना एक बात तो आइडिया हो गया होगा, और वो आइडिया ये हो गया होगा, गिब्स फ्री एनर्जी वो वाहद है, वो वाहद टर्म है, वो वाहद चीज है जिसकी वजह से हम किसी केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें इंथैल्पी और इंट्रोपी और टेम्परेचर ने जहां धोखा दिया था, वहीं पे गिब्स फ्री एनर्जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला दिया था गिब्स पापा ने, हमने उसके नाम से नाम रख दिया गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में क्या है, ये सारा लेक्चर आपके सामने है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम, प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, शर्माइएगा मत, और अपने दोस्तों का फायदा जरूर करिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी चैनल के ऊपर दोबारा मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।